दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यानी सीखने के लिए है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना सीखने के लिए। अब देखिए दोस्तों, आज के मार्केट पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी ने 24 पॉइंट्स की तेजी यानी न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। निफ्टी मिड कैप ने भी ऐसा ही कुछ किया, स्मॉल कैप के अंदर भी कुछ खास नहीं था, लेकिन निफ्टी बैंक चल गया 146 पॉइंट्स के जंप के साथ में। कुछ खास नहीं है, लेकिन स्टिल अच्छी तेजी बाकियों के कंपैरिजन में। स्टॉक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हाफ कंपनीज के स्टॉक्स प्लस में, आधी कंपनीज के स्टॉक्स माइनस में। सेक्टर्स को देखने चले तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज लाल निशान में आके बंद हो चुके हैं। कुछ सेक्टर्स हैं, सरकारी बैंक है, मेटल है और निफ्टी बैंक है, ये प्लस में आके बंद हो चुके हैं। अब देखो, कल हमने सीखा था सरकारी बैंक्स का जो इंडेक्स है बहुत अच्छा कर चुका था। निफ्टी ने फिर भी कुछ खास नहीं करा, तो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में इसका वेटेज ही काफ़ी कम है। काफ़ी इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि स्टॉक सस्ते हैं, वैल्यूएशन कम है, तो चलो इसको खरीदते हैं, होल्डिंग्स में बनाते हैं, अच्छी होल्डिंग्स रखते हैं। लेकिन आपको निफ्टी से सीखना चाहिए। निफ्टी के अंदर कुछ खास होल्डिंग्स इनकी नहीं होती है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर अच्छी होल्डिंग निफ्टी और जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो रखता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं आज के दिन जो प्राइवेट बैंक्स थे उन्होंने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। जस्ट उसकी वजह से इतने सारे सेक्टर्स नेगेटिव होने के बाद भी निफ्टी प्लस में आके बंद हुआ। तो इन्वेस्टर्स हमेशा प्राइवेट बैंक्स को देखने की कोशिश करते हैं सरकारी बैंक्स के कंपैरिजन में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आज के दिन सबसे खराब परफॉर्म किसने किया देख लेते हैं। मीडिया ने किया है, एफएमसीजी ने किया है और आईटी ने किया है। अब आईटी के ऊपर तो विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि अभी किसी में मार्केट के अंदर फियर कहाँ पे है, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने गिरावट दिखाई, उसके बाद में रिकवरी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तेजी भी चल रही है। पोर्टफोलियोज ने भी काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है इन्वेस्टर्स के। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी काफ़ी अच्छे चले हैं, ठीक है। निफ्टी भी काफ़ी सही चल चुका है। तो ऐसे मार्केट के अंदर जहाँ पे सब कुछ रिकवर कर रहा है, इंडेक्स रिकवर कर रहा है, वहाँ पे कहाँ पे फियर हो सकता है, उसको इन्वेस्टर्स कैसे देखते हैं वो हम चेक करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कुछ बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा जिसको देखकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती है मार्केट के ऊपर सीधा इम्पैक्ट डालती है। तो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर्स हो, अपडेटेड रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में टाइज काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। जो ट्रेड डील का वेट हम कर रहे हैं काफ़ी समय से, जिसमें ट्रंप ने बोल दिया कि डील होने वाली है, बट उसके बाद में हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जब तक हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक हम कोई भी डील साइन नहीं करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं ऑफिशियल न्यूज़ आउट हो चुकी है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील का अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगा। अब जो भी डील होगी उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए, उसको देखना पड़ेगा किस पे कितना टैरिफ है, उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट रिएक्शन देगा। तो काफ़ी बड़ा अपडेट है। जैसे डील सामने आती है उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट आपको परफॉर्म करता हुआ देखने को मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एक हफ्ते का टाइम है, बट कौन सी डील का है, ये फाइनल डील का नहीं है, इंटरिम ट्रेड डील का है। इसका मतलब एक परमानेंट नहीं, हम इसको टेम्पररी डील बोल सकते हैं। अस्थायी होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन चलो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह की डील इंडिया और यूएस के बीच में शामिल या हो सकती है। अब ये आइडिया आपको कब लगेगा? इसी हफ्ते लगेगा। तो बड़ा अपडेट स्टॉक मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताइए, वॉर इंडिकेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट को अप या डाउन करने के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि G7 ने बोला है कि रिज्यूम करवाओ ईरान को वापस से न्यूक्लियर प्रोग्राम की डील के लिए, क्योंकि ये डील होगी तो वो नहीं बना पाएंगे। अब डील से तो नाम इन्होंने निकाल लिया है अपना, यानी वो बना भी सकते हैं, बना सकते हैं तो फिर अटैक भी कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं तो फिर आपको बताइए चीज़ें कितनी ख़राब हो जाएगी। फिर मार्केट को सोचो ही मत, मार्केट में पैसे कमाना छोड़ो आप, मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब सब कुछ खत्म, ठीक है। तो ये जो डील है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे सैटेलाइट इमेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो साइट थी, न्यूक्लियर साइट थी जहाँ पे यूएस ने बॉम्ब गिराए थे, वो डैमेज हुई अच्छी खासी। लेकिन वापस से आप देख सकते हैं कि इनमें काम करना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये अगर वापस से काम करना शुरू कर चुके हैं तो वापस से अटैक करना पड़ेगा। नहीं हुआ अटैक सफल तो दिक्कतें हो सकती है। ये काफ़ी बड़ी खबर है लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए। मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनूंगा, क्योंकि आज नहीं तो कुछ साल भर अगर ये बना लेते हैं तो फिर डेफिनेटली फिर मतलब नहीं है। कुछ खास यहाँ पे जो भी अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी वॉर हो रही है, उसके कंक्लूजन नहीं निकलेगा, उसको फिर करना ही क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान ने ये बोला है कि हमको और भी टाइम चाहिए।
अगर हमको वापस से टॉक्स में आना है, बातचीत में आना है, तो हमको ओवर टाइम चाहिए। अब ये ओवर टाइम क्यों मांग रहे हैं? वापस से ये सब चीज़ें सही कर रहे हैं, जो भी डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश करें। हो सकता है ये बॉम्ब बना ले, उसके बाद में बातचीत का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट की काफ़ी बड़ी नज़र होगी। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, आप और हम। यहाँ पे यूएस, ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, इनके पास में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है और ये अपनी समझ के हिसाब से अटैक भी करेंगे, आगे चल के रोकने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम थोड़ा सा पॉजिटिव भी होके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को पूरी तरह से नेगेटिव होना है कि इन्वेस्टिंग क्यों करें, ये सब चीज़ें हो जाएगी तो क्या मतलब इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि ज़्यादा डेटा दोस्तों इनके पास में है, अपने पास तो कुछ नहीं है। 2-3% डेटा आता है, बाकी ज़्यादा चीज़ें इनको पता है, तो ये अपने एक्शंस अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसराइल के पीएम है वो व्हाइट हाउस विजिट करने वाले हैं। कब? 7 जुलाई को। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ट्रंप ने प्रेशर दिया है कि सीज फायर कर दो गाज़ा के अंदर। अब ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि सीज फायर होगा, अच्छी बात है, ईरान को भी कम मौका मिलेगा अटैक करने का, और अगर ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। तो ये आउटकम कब निकलेगा, क्या कुछ हो सकता है, तो 7 जुलाई को दोस्तों ये विजिट होने वाला है, तो इसके ऊपर भी मार्केट की नज़र रहेगी। आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, मस्क और ट्रंप के बीच में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो चुकी है, आपको बताइए। और इसमें जो अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश की गई है, उसके लिए ट्रंप ने बोला है कि ये जो पार्टी है यूएस की बढ़ने की, वो ओवर हो चुकी है, वो हो चुकी है ख़त्म। क्योंकि एक बड़ा ब्यूटीफुल बिल आएगा और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि क्या है इसके अंदर, जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो टैक्स क्रेडिट दी जाती है ईवी कंपनीज़ को, सोलर कंपनीज़ को, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर उनके ऊपर 100 रुपीज़ का टैक्स बनता है और क्रेडिट पहले दी गई थी उनको 40% की, तो 100 में से 40 कम करके 60 रुपीज़ का ही टैक्स देना पड़ता था उनको। 100 रुपीज़ में से 40 की तो क्रेडिट उनको मिल गई थी पहले के बिल के हिसाब से, बट अब ये ख़त्म हो जाएगी, तो पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसकी वजह से टेस्ला और ये जो भी कंपनीज हैं, इनकी नंबर्स, अर्निंग्स कम होगी, ग्रोथ भी कम हो सकती है। तो ट्रंप ने इसी वजह से ये बोला है। साथ में देखिए दोस्तों, सॉरी, इलॉन मस्क ने इसी वजह से बोला है। ट्रंप ने इसका रिप्लाई किया है कि ट्रंप ने अभी कुछ खोया तो है, लेकिन अगर इसी तरह से बातचीत करते रहें तो वार्निंग देता हूं मैं कि उससे भी ज़्यादा वो खो सकते हैं, क्योंकि ये जो बिल है ये तो आके ही रहेगा। अब इसके ऊपर अपन बातचीत क्यों करें? इंडियन मार्केट को कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। टेस्ला जो भी इन्वेस्टेड है यूएस कंपनीज में, ठीक है, वो अलग बात है। इम्पैक्ट तो पड़ेगा। यहाँ की भी कुछ कंपनीज है जो वहाँ पे सप्लाई भी करती हैं, हो सकता है यहाँ की कुछ आईटी कंपनीज उनका भी काम करती हो, बट बहुत ही कम परसेंटेज के साथ में। स्टिल अपने को बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि दोस्तों इसके रिएक्शन में एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्रैश हो चुका है, गिरावट हो चुकी है। हम एक दिन में क्रैश नहीं हुआ है, कुछ टाइम में क्रैश हुआ है, जो कि है डॉलर का। क्या डॉलर खत्म हो सकता है? क्या एंड है? क्या ये मेंशन कर रखा है इस आर्टिकल में? क्या हो रहा है डॉलर के अंदर अभी के समय, यूएसडी के अंदर? इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट बताने की कोशिश करता हूँ, और चार्ट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे फरवरी 2025 में टॉप बना था डॉलर का। उसके बाद में गिरता 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 ये बॉटम बना चुका है, और अभी आप देखोगे ना तो रिकवरी के फेज में है, लेकिन गिरावट है। अब देखो, अभी मार्केट का फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ होता है 6 महीनों का, सेकंड हाफ अगले 6 महीने, दोनों मिला के 12 महीने यानी 1 साल बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाफ है ना, इसके अंदर डॉलर ने, ये 1 साल का डेटा है, ये फर्स्ट हाफ मान लो, सबसे बड़ी गिरावट अभी दर्ज की है। और ये गिरावट इतनी बड़ी है जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉलर ने 4 ईयर्स के लो लगा दिए हैं वर्सेस यूरो। रीजन क्या है? टैक्स बिल, ट्रेड डील, ट्रेड डील। सो ये जो अभी चीज़ें चल रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है मार्केट के ऊपर। ट्रंप अगर इसी तरह से रवैया रखते हैं, इसी तरह से सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, टैक्स क्रेडिट को ख़त्म करते हैं, साथ में टैक्स बिल को लेकर आते हैं, ट्रेड डील में रुकावट लाते हैं, टैरिफ बढ़ता है, तो डॉलर ऊपर जाने की जगह नीचे जाएगा। और देख सकते हैं, ये आर्टिकल भी आपको बताने की कोशिश करेगा कि ये 1973 से अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है फर्स्ट हाफ में, H1 यानी फर्स्ट हाफ में। देखो, इससे भी ज़्यादा डॉलर गिर चुका है, 10% नहीं, 20%, 30% भी गिर चुका है, लेकिन फर्स्ट हाफ में इतना 1973 के बाद कभी नहीं गिरा जितना अभी गिरा है। ठीक है, तो एक बड़ी खबर है डॉलर को लेकर। इस वजह से फ़ायदा ये है, इंडियन मार्केट के अंदर भी रिकवरी चल रही है, इन्वेस्टिंग हो रही है, एफआईज के पैसे थोड़े थोड़े करके आते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ में दोस्तों, जो खराब इम्पैक्ट पड़ेगा वो आईटी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स होती है ना, वो डॉलर में होती हैं। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ है
कि अभी खराब इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस है, स्टॉक नीचे भी जा सकते हैं अगर खराब रिजल्ट आते हैं, नंबर्स खराब आते हैं। जैसे एसेंचर में आपने देखा स्टॉक क्रैश हुआ था, रिजल्ट ठीक थे बट आगे की कमेंट्री खराब थी। तो एक तो एसेंचर ने ग्रोथ के लिए बोला खराब है, अब इंडियन कंपनीज की ग्रोथ एक तो खराब आ गई, मान लो अगले कुछ क्वार्टर्स में, ऐसा कुछ बोल दिया इस कमेंट्री के अंदर, अभी जो रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद में यूएसडी भी गिर रहा है, तो एक तो ग्रोथ आप कम दोगे, प्लस आपको इनकम कम होगी, तो आपके प्रॉफिट तो वैसे भी खराब आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर के गिरने का, वो आईटी कंपनीज के ऊपर पड़ता है। अब जैसे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं, ये 6 महीनों का कंपैरिजन है, जैसे हमने मार्केट को रिकवर करते हुए देखा, तो उसमें हम देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी यहाँ पर है। क्वेश्चन आते हैं इन्वेस्टर्स के कि अभी फियर कहाँ पे है, अभी कौन सी चीज़ें जो रिकवर नहीं कर रही है जिसमें बाद में तेजी आ सकती है। देखो आईटी और बैंक ये तो सदाबहार सेक्टर्स हैं, ये तो इन्वेस्टर्स जितना हो सकता है उतना इन्वेस्टिंग करके इन सेक्टर्स में चलते हैं, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं है, फाइनेंस, आईटी, कंज्यूमर, ठीक है। तो अगर ये जब भी इन्वेस्टर्स को नीचे मिलते हैं, देर सवेर इनमें रिकवरी आती है, इनमें पैसे बनते हैं। देखो डॉलर अभी गिर रहा है डेफिनेटली, बट उसमें क्या है, हमने चार्ट में देखा रिकवरी विजिबल है। तो अगर डॉलर बढ़ता है, चीज़ें सही होती हैं, तो क्या होता है, आईटी बाउंस बैक करता है और उसके अंदर अच्छा पैसा बनता है। अभी हम देखें कंपैरिजन करके, निफ्टी ने पिछले 6 महीनों में 7% के रिटर्न्स दे दिए हैं। निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई पर है 12% के रिटर्न्स के साथ में, जबकि निफ्टी आईटी 10% नीचे है। तो इन्वेस्टर जो भी होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या कॉन्ट्रा बायर, वो ऐसे सेक्टर्स में देखता है जो भी किसी में अंडर परफॉर्म करे, लेकिन आगे चल के उनके अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीदें बन सकती हैं। अगर कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जिनको ऐसा लग रहा है कि आईटी भी खराब कर रहा है, रीजंस मैंने आपको बता दिए, आगे चल के ये रीजन नहीं रहेगा, आईटी अच्छा कर देगा, तो वो इन्वेस्टर आईटी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो फिर ठीक है, बाकी जो भी सेक्टर्स होते हैं, कंपनीज होती है जिसमें इन्वेस्टर्स की पकड़ होगी, वहां पे जाने की कोशिश करेगा। अब देखो दोस्तों, आईटी को देखते हैं हम, कितने तरीके आईटी कंपनीज होती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, कौन से में ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, कौन से में ज़्यादा रिस्क होता है, सब कुछ देखते हैं। देखो यहाँ पे निफ्टी आईटी जिसमें इंडियन आईटी कंपनीज होती हैं, ये 1 साल का डेटा है, ओनली 5% ऊपर है। नेस्टेक जिसमें यूएस की टेक कंपनीज होती हैं, काफ़ी सारी टेक कंपनीज हैं, 13-14% ऊपर 1 साल में। फैंग प्लस की बात करें तो ये 1 साल में 30% ऊपर है, यानी यहाँ पे टॉप 10 कंपनीज है जो फास्टेस्ट ग्रोथ वाली कंपनीज है, तो इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो इन्वेस्टर्स के पास में ऑप्शन होता है कि वो डोमेस्टिक आईटी कंपनीज में लगाए पैसा, साथ में जो यूएस की कंपनीज है उसमें भी इन्वेस्टिंग करके चले, ठीक है। साथ में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर मैं आपको 5 साल के रिटर्न्स बताऊँ, तो 5 साल में निफ्टी ने 154% के रिटर्न्स दिए, सॉरी निफ्टी आईटी ने, नेस्टेक ने दिए हैं 100% के रिटर्न्स, और फैंग प्लस ने दिए हैं 250% के रिटर्न्स। तो अब ये इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, कैसा उसका रिस्क है, कैसा उसका रिवॉर्ड है। बाकी ये जो कैटेगरीज है आपके सामने रख चुका हूँ, ये इंडियन कंपनीज की कैटेगरी है, ये सभी यूएस कंपनीज की कैटेगरी है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडेक्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसके अंदर इसको हम शामिल करके चल सकते हैं। और इसी की वजह से दोस्तों आप देखोगे तो एफ का भी पैसा आना शुरू हो चुका है। 18-19 को कम पैसे लगाए, 20 में अच्छे पैसे लगाए, 26 में बहुत अच्छे पैसे, देखो निकाला है पैसे, बट इतने कुछ खास डिप नहीं है। 800 करोड़ की सेलिंग की थी 30 जून को। और बाकी निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हैं, रिकवरी आपको दिखा रहा है। निफ्टी को देखें तो बीच बीच में काफ़ी बड़ी गिरावट आपको यहाँ पे विजिबल होगी, दिख रही होगी। ये बहुत बड़ा क्रैश था, यहाँ पे काफ़ी लंबा गिरावट का एक दौर चला था, यहाँ पे मार्केट नीचे था, यहाँ पे मार्केट नीचे था, ये एक बहुत बड़ा क्रैश, यहाँ पे गिरावट, उसके बाद में छुटपुट गिरावट यहाँ पे दिख पा रही है। कोविड के बाद में आप देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर निफ्टी का पॉजिटिव है, ये बीच बीच में छोटी मोटी गिरावट हम देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बड़े तरीके से देखते हैं पिछले 5 साल के रिटर्न्स के साथ में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो गिरावट हुई, उसके बाद में तेजी, गिरावट, तेजी, ये भी गिरावट, और अभी मार्केट तेजी में है। तो स्ट्रक्चर मार्केट का पॉजिटिव है, बड़े ट्रिगर्स हैं, क्या डील होती है इंडिया के साथ में, वॉर की क्या सिचुएशन बनती है, और एक और जो पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, जुलाई दोस्तों आ चुका है, तो अब जो रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली बेसिस के, वो सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है पोर्टफोलियोज के लिए और मार्केट के लिए। तो ये चीज़ें इन्वेस्टर्स को देखनी पड़ेगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।